कहा जाता है ना कि बिना मतलब के किसी से भी दुश्मनी नहीं पालना चाहिए, नहीं तो क्या पता सामने वाला आपके खिलाफ मन में इतना बैर बैठा ले कि आपका पूरा खानदान बर्बाद करके रख दे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोग खाली इस कहानी को अंत तक सुनिए, आप लोगों को पता चलेगा कि डर क्या होता है। दरअसल इस घटना की शुरुआत काफ़ी साल पहले हो गई थी, काफ़ी साल पहले, हाँ, जब एक व्यक्ति ने 2 शादियाँ किया था। इन व्यक्ति का नाम था विजय। विजय जी ने पहले एक लड़की से शादी की, फिर दूसरी से कर लिए। पहली वाली के 2 बच्चे हो गए, 2 लड़के हो गए, और ये दोनों लड़कों के जन्म के कुछ ही महीने बाद इन्होंने दूसरी शादी किए थे और उस दूसरी शादी वाली लड़की को भी लेकर अपने घर पर आ गए। अब वो दोनों अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहने लगे और पहली वाली पत्नी के तो 2 बच्चे हो चुके थे। चीज़ें शुरू में नॉर्मल थी, दोनों पत्नियां एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरी वाली पत्नी के बच्चे हुए चीज़ें बदलना शुरू हो गई। दूसरी वाली पत्नी को एक लड़का एक लड़की हुई। अब चीज़ें चेंज होने लगी, थोड़ा झगड़ा बहस ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई इन लोगों के घर में। फिर अब बच्चे बड़े हुए, पहली वाली के दोनों लड़के बड़े हुए, एक का नाम था शुभम, एक का नाम था पंकज, और दूसरी वाली के भी जो लड़की थी पूर्णिमा और अमित काफ़ी बड़े हो गए। और जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे इन चारों बच्चों के बीच में एकदम घमासान बढ़ता जा रहा था। दोनों जो लड़के थे पंकज और शुभम, ये दोनों को बहुत परेशान करते थे, अमित और पूर्णिमा को। ये बस सह लेते थे कि चलो बड़े भाई लोग हैं, हम सह लेते हैं, लेकिन टॉर्चर इस लेवल का कई बार हो जाता था कि वो खाना नहीं खा पाते थे, सो नहीं पाते थे। अब अमित और पूर्णिमा की माँ ने जब ये चीज़ देखी तो एक दिन वो दोनों लड़कों की माँ से लड़ ली, मतलब अपनी सौतन से अच्छी खासी लड़ाई कर ली। अब बीच में आए इनके पति। अब पति बीच में आया ना तो सेकंड वाली से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके उनको घर से बाहर निकाल दी कि नहीं तेरी ही गलती होगी। फर्स्ट वाली को ज़्यादा नहीं सुना है, सेकंड वाली को सुना है, और सेकंड वाली को उनके दोनों बच्चों के साथ यानी अमित और पूर्णिमा के साथ घर से बाहर निकाल दिए। बोले कि आज से तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद। ये बड़े हो चुके थे, 2006 की बात कर रहा हूँ। इस समय अच्छी खासी, मतलब यार ये समझने लायक ये दोनों बच्चे हो चुके थे। अब कहाँ जाए माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर, हाउसवाइफ ही थी बेचारी, वो अपने पिताजी के घर पर लेकर गई, पूर्णिमा और अमित के नाना नानी के घर पर। ये गाँव में रहते थे और बेहद पैसे वाले लोग थे, उड़ीसा की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पैसे वाले लोग थे, उनके पास ज़मीन अमीन बहुत थी। तो पूर्णिमा के नाना जी ने क्या किया, अपनी एक ज़मीन बेच दिए और बोले कि यहाँ से जो भी पैसा आएगा अपनी दूसरी ज़मीन में तुम्हारे लिए घर बनवा देते हैं। घर बनवा दी और दूसरी वाली ज़मीन और नाना नानी का जो घर था बिल्कुल आजू बाजू लगा हुआ चिपका हुआ घर। ये लोग अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी काटने लगे। अब बात आगे बढ़ गई 6 साल। 6 साल बाद कट्टू जो अमित था, मतलब पूर्णिमा का भाई, वो 23 साल का हो चुका था और वो अब यहाँ पर नहीं रहता था। वो आर्मी ज्वाइन कर चुका था। 2010 में उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया था और वो उड़ीसा से बाहर चले गया था देश की सेवा करने के लिए। पूर्णिमा भी बड़ी हो चुकी थी और पूर्णिमा 2010 से लेकर 2012 तक 2 साल से अपने भाई से नहीं मिली थी। हमेशा से उसका मन करता था कि रक्षाबंधन में मैं अपने भाई से मिलूं, लेकिन नहीं मिल पाती थी। 2012 का जब रक्षाबंधन आने वाला था उसके 1 महीने पहले से ही इसने अपने भाई से जिद करना शुरू कर दी कि इस बार का रक्षाबंधन आपके साथ बनाना है, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ, आप आओ आओ आओ, कैसे भी करके आओ। उसके भाई ने पूरी कोशिश किया और 45 दिन की छुट्टी ले लिया। अमित 45 दिन की छुट्टी लेकर अपने गाँव पहुँच गया, उड़ीसा पहुँच गया। उसकी बहन उससे मिली तो बहुत खुश हुई, लेकिन यह खुशी 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकी। तीसरे ही दिन अमित को ये खबर मिली कि उसकी ज़रूरत पड़ी है, इमरजेंसी है और वापस देश की सेवा करने के लिए लौटना पड़ेगा। रक्षाबंधन नहीं बना पाएगा वो। अब बहुत ज़्यादा सैड हो गई लड़की, पूर्णिमा सैड हो गई, लेकिन माँ ने समझाई, नाना नानी ने समझाई कि अब वो आर्मी में है, ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी। अब इतना बड़ा हम लोगों ने वो किए हैं, अपने बेटे को इस लेवल पे ला के खड़ा किए हैं, तो हम तो इतना एडजस्ट कर ही सकते हैं, ऐसा ऐसा करके समझाई और अमित चला गया। लेकिन अमित जिस दिन गया है ना, उसी के अगले दिन से इसको अजीबोगरीब सपने आना शुरू हो गए। मतलब पूर्णिमा पहली रात को सोई ना तो उसको क्या दिखाई दिया कि अमित की जो पार्थिव शरीर है, मतलब मृत शरीर है, उसको तिरंगे में लपेट के घर पर लाया गया है और सब लोग आसपास बहुत रो रहे हैं और राम नाम सत्य है ये सबका वो चल रहा है, नारा चल रहा है।
तो ये बहुत ज़ोर से चीख के उठी डर के मारे, क्योंकि अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। ये कैसा सपना था? जैसे तैसे करके रात में एडजस्ट करके वो सोई। अगले दिन उठ के माँ को सारी बात बताई। माँ ने बोली, अरे तू भाई के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती है, इसलिए ऐसे ही वहम होगा, ऐसे ही सपना आ गया होगा। छोड़, ये सारी चीज़ें मत सोच, तेरा भाई बिल्कुल सही जगह पर है और ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, इग्नोर कर। अब ये वाला पूरा दिन कटा, रात हुई। रात में उसको सपने में सेम दिखाई दिया कि भाई के मृत शरीर को तिरंगा में लपेटकर घर पर लाया गया है, लेकिन घर पर माँ का शरीर भी दिखाई दे रहा है, जो कि सफ़ेद रंग के कफन ओढ़े है। दोनों के मृत शरीर को आजू बाजू रखा गया है और सारे लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। ये फिर से घबरा कर उठी, बोली ये क्या सपना है? पिछली रात को मैंने भाई को अकेले मरा हुआ देखी और आज माँ और भाई दोनों को। फिर अगले दिन उठ के माँ को बताती। माँ बोलती है, तू फालतू बातें बहुत कर रही है, बिना मतलब के सपने चल रहे हैं तेरे, तो थोड़ा नॉर्मल लाइफ जी। चले गया है भाई, चले गया, अभी आएगा, अभी कुछ ही दिन में दिवाली आने वाली, तब कोशिश करेंगे छुट्टी मिल जाए। खैर, ये वाला दिन कटा और फिर से अगली रात आई। इस रात को फिर से एक सपना दिखाई दिया और इस सपने में भैया और माँ के मृत शरीर के साथ साथ नाना का भी मृत शरीर दिखाई दिया और अब लोग इन तीनों की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर से डर गई और फिर से डर के उठी। ये सारे सपने इसको पिछले 3 दिन से जो सपने आ रहे थे, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ही आ रहे थे। इसी वजह से ज्यादा डर रही थी कि ये सुबह के सपने थे। ये फिर से मम्मी के पास गए और मम्मी ने बोली, चल अब फालतू बातें मेरे से मत किया कर ज्यादा। इसने बोली, मैं भैया को बताऊंगी। तो बोली कि नहीं, भैया को नहीं बताएगी, भैया बहुत अलग जगह पर है, तो उसको टेंशन नहीं दे सकती, उसको अपना काम करने दे। इसने बोली ठीक है, फिर मैं नाना से बताऊंगी। इसने नाना नानी से बता दी। तो नाना नानी ने भी यही बोले, यार बोले तेरा वहम है बेटा, एक बार तूने ये सपना देख लिया और बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है तेरे साथ, तो छोड़। लेकिन फिर रात को ये सोई और फिर से आज इसको सपना दिखाई दिया और आज थोड़ा और खौफनाक तरीके से। आज भैया, माँ, नाना के साथ साथ नानी का भी मृत शरीर दिखाई दिया है और आज अंतिम संस्कार की तैयारी करते हुए कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि खौफनाक साए दिखाई दे रहे हैं। और वो अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि इनके मृत शरीर को उधेड़ उधेड़ कर खा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा डरावना सपना था। लिटरली बॉडी के एक एक ऑर्गन तक उसको दिखाई दिए थे, अपने सारे क्लोज लोगों के। इन चारों के अलावा इसकी जिंदगी में कोई था ही नहीं। तो बहुत जोर से डर के आज भी उठी और आज सोई ही नहीं। अपने घर की बालकनी में जाके खड़ी हो गई, नहीं सोऊंगी मैं, बोली बिल्कुल मैं सो रही हूँ तो ये गड़बड़ हो जा रही है। अब जब सुबह सुबह मम्मी उसके कमरे की तरफ आई तो बोली क्या हुआ, अभी तक जाग क्यों रही है? इसने मम्मी को सारी बात बताई तो मम्मी ने आज कुछ नहीं बोली और इसकी बातें सुनकर दूसरे कमरे में चली गई। पता नहीं ऐसा क्यों रिएक्ट करी है। अब जब इसको ये वाला जो सपना आया था ना, इसके ठीक 3 दिन बाद रक्षाबंधन था। ये अपने भाई को बाय पोस्ट राखी भेज चुकी थी। 2 अगस्त को रक्षाबंधन होने वाला था, ठीक है। 1 अगस्त को ही इसको फोन आता है कि भैया शहीद हो गए हैं। बस इसका रो रो के बुरा हाल हो गया। और जिस तरीके से इसने सपने में देखी थी कि भैया के मृत शरीर को तिरंगे में कैसे लपेट के घर पर लाया गया है, कौन कहां पर खड़ा है, किस परिस्थिति में आगे बढ़कर आ रहा है, सेम टू सेम इसको रियल में भी दिखाई दिया। और ये देखकर ये बेहोश हो गई। नाना ने इसको जैसे तैसे करके संभाले और फिर नाना को इसने बोली कि नाना कुछ बड़ी मुसीबत है घर पर। और नाना ने अब इसकी बातों को सीरियसली लिए, लेकिन उस समय कुछ अमल नहीं कर सकते थे किसी बातों का। फिर अंतिम संस्कार हुआ भैया का और बिल्कुल ठीक 3 दिन बाद नाना ने बोले कि हम एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा से बात करेंगे जो हमारे गांव से थोड़ी आगे रहते हैं। उनके पास जाया गया और उन्होंने बोले कि हम घर पर आएंगे। तांत्रिक बाबा घर पर प्रवेश करते से ही बता दिए कि इस घर पर किसी ने बहुत खतरनाक काला जादू किया है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। और ये काला जादू एक तरीके से मारण क्रिया जैसी होती है ना, ये वो है जिस पूरे परिवार को ख़त्म करके रख देगा और कोई नहीं बचा पाएगा। तो नाना ने बोले कि हम तो इतने बूढ़े हो गए हैं, हम लोगों को कुछ हो भी जाता ठीक है, ये बच्ची तो अभी जवान है, इसका भाई तो ख़त्म हो गया, इसे तो अभी पूरी दुनिया देखना बाकी है। ये सब किसने किया और क्यों किया है? क्या आप इस चीज़ को काट सकते हैं? तांत्रिक बाबा ने बोले हाँ, एक प्रक्रिया है। तांत्रिक बाबा ने घोर आराधना, एक बहुत खतरनाक वाली आराधना होती है जिसे शमशान घाट में किया जाता है। बोले कि आज रात को हम वो करेंगे और आपको हमारे साथ वहाँ पर चलना होगा। नाना जी को ये शमशान घाट में लेकर गए और पूरी रात, अब ये चीज़ तो पूर्णिमा को नहीं पता कि कौन सी आराधना हुई, लेकिन शमशान घाट में एक बड़ी खतरनाक बहुत स्ट्रांग वाली साधना की गई
और तांत्रिक बाबा सुबह सुबह नाना जी के साथ घर पर आए और नानी, पूर्णिमा और पूर्णिमा की माँ के सामने बोल दिए कि जिस किसी ने भी किया है ना आपके परिवार के साथ, अब वो टिक नहीं पाएगा खुशी से। उसको 4 दिन के अंदर खून की उल्टी होगी और शायद वो इस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा। अब हम चलते हैं। ये बोलकर वो चले गए। ये इंतज़ार करने लगे कि किसको होगी खून की उल्टी। और तांत्रिक बाबा ने ये भी बोले थे कि आपको पक्का पता चल जाएगा कि किसको हो रही है और किसने किया है। ठीक 3 दिन बाद खबर मिलती है कि जो इसके दोनों भाई हैं, सौतेले भाई पंकज और शुभम, दोनों को सुबह से खून की उल्टी हो रही है, बड़ी खतरनाक, जिसमें से जो पंकज है वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है। दोनों को आईसीयू में एडमिट किया गया, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं और पंकज की मृत्यु हो गई। और शुभम को ये बोल दिया गया कि अब ये बिस्तर से नहीं उठ पाएगा और बेहद लंबे कोमा में चला जाएगा। यही हुआ। बस फिर क्या था, ये पूरी तरह से समझ गए कि ये सब किसने किया था। जब ये सब कुछ डिटेल में पता चला पूर्णिमा की माँ को, तो ये सारी चीज़ें संभाल नहीं पाई और उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दी और वो आज किसी भी तरह से अपने दिमाग से नॉर्मल नहीं है। अब पूर्णिमा जैसे तैसे करके अपनी माँ को संभाल रही है और साथ ही साथ अपने काफ़ी बूढ़े हो चुके नाना नानी को भी। अब ये सब मेन तरीके से घटे हुए 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पूर्णिमा को ऐसा लगता है कि अभी की ही तो बात है। काश हम पहले ही समझ गए होते कि हम इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और हम इज्जत से पहले ही निकल गए होते। लड़ाई झगड़े करने वाली नौबत नहीं आई होती तो कितना अच्छा होता। काश हम मम्मी को समझा दिए होते, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब काट रहे हैं जैसे तैसे करके। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पूर्णिमा ने हमें इंस्टाग्राम के जरिए लिख कर भेजी। हम नहीं पढ़े तो इतने ज़्यादा हैरान रह गए कि सोचिए कि सबको बताना ही चाहिए यार, इसे सीख मिले सभी लोगों को कि लड़ाई झगड़ा करने में, किसी से भी दुश्मनी पालने में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि किसी का दिमाग खराब हो जाए तो आपके साथ क्या कर सकता है भाई। आज की दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं है। नहीं, और ये मेन चीजें ना रिश्तेदारों के साथ होता ही है। हाँ। अगर आप किसी रिश्तेदार से ऐसे ही झगड़ा कर रहे हो, वैसे तो ऑलरेडी आपसे जल रहे होते हैं, और आप झगड़ा करोगे तो वो कब कौन सी क्रिया या कौन सा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दे और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दे, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप एक दुश्मन पे विश्वास कर सकते हो, बाहर वालों पे कर सकते हो, लेकिन रिश्तेदारों पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हमेशा। मैं तो यही कहूँगा ऐसी सिचुएशन में, मतलब आपको किसी से दुश्मनी चल रही है, अपने रिश्ते में ही है या बहुत नज़दीकी लोग में, तो मनी मन उनको 100-200 गाली दे दो 1 घंटे में, लेकिन सामने कुछ मत करो बस। क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है आज की दुनिया में। देखें यहाँ पे पूरा खानदान बर्बाद हो गया। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी सीख आपको मिली होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।